नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन में से एक बेजोड़ कहानी जिसका शीर्षक है बोहनी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली, तब मैं बाग बाग हो उठा था। इधर एक फर्लांग तक पान की कोई दुकान ही नहीं थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी वहां कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा भी रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती ही थी। यह इंतजार मुझको बहुत ही बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी, यह तो अब याद भी नहीं आता। लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलोरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार ही ना करूं। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा, नहीं तो छोटा हिस्सा, जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि पान दान भी खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खलाजी का घर नहीं, और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह से कम भी नहीं है। और मान लो जान पर खेल कर एक बार खरीद भी लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलोरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा ही पानदान की देखभाल और प्रबंध में व्यस्त ही पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी हो जाता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी सी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़ी जिसे टाला ही नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लो, यह गैर मुमकिन। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर होता है। और मान लो यह मामला भी किसी तरह से हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता है। जब इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं तो इस कला में दक्ष हैं, तो फिर मैं उनके सामने क्या ही हूँ? सोचिए मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तंबोली ने अगर चूना ज्यादा कर दिया या कत्था और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बता दी, आंसू पूछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाया जाए। पान अंदर से आई तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझ बूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारे, और चारा ही क्या है भला? शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई हो। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गरम करके उड़ेल दिया हो, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए, यह तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है। मैं लाख नाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों करेंगी? खामोश, बायकॉट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार तो उनके हाथ में है ही नहीं। भवों की कमान और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल
कोई असर ही नहीं करते। जब आप आंख लाल किए, आस्तीनें समेटे, इसीलिए आसमान को सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में चूना ज्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है। खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज्यादा मुस्तैदी नहीं दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े ही विधि पूर्वक गिलोरियां बन रही हैं या बना रही है। मगर अब भी वह सड़क की ओर ही प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं, और ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 बार ही आता है। तब तो मैंने जरा झुंझला कर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी भी खबर है? तब मोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए ना। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोहनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की ही बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोहनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए थे। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे तो जैसे गोली लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दवा नहीं है, कोई दावा भी नहीं है। मुझसे ज्यादा अभागे तो दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार भी जरूर हूँ, लेकिन यह मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहुसत का दाग बर्दाश्त कर लूं। कोई मुझसे बोहनी ही ना कराए, लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशकुन समझे। यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहुसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलिन की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और थोड़े मजाकिया भी। मेरी और शरारत भरी नजरों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और न भी पानों की मुझे जरूरत ही है। तब मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह तो मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है, तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोलिन का बखान कर दिया। दोस्तों ने तो मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियां भी कसी। मुझे छिपे रुस्तम, भगत जी और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाल दी। यह दाग मिटाने की मुझे धुन जो सवार हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई। कोई मुझे 3.5 रुपये आए थे, अब रोज बोहनी करा दिया करो आप। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियां भी कसी, पर मुझे आखिर में यह दाग मिटाने को मिल ही गया था और मुझे यह बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें भी की, तंबोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से भी पैसे खर्च करके सुर्ख रुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी ज्यादा कमी हो गई कि मुझे खटकने लगी। यह स्वांग अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। इसीलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों तक
उसकी दुकान से पान लेना ही छोड़ दूंगा। जब मेरी बोहनी ही ना होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा ही घंटा बीता होगा कि किसी की आहट मुझे मिली। आंखों को ऊपर उठाता हुआ जब मैंने देखा तो तम्बोलिन गिलोरियां लिए हुए सामने खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरवती भी तो ना हो सकती थी कि मैं उसे दुत्कार देता। मैंने बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तम्बोलिन ने मेरे हाथ में गिलोरियां रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कर आऊं। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की बोहनी नहीं की है मैंने। क्या करता, गिलोरियां खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वह फरफंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की जरूरत न रहेगी। मगर तम्बोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी। इसीलिए तो एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आते थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर से पूरे 1.5 रुपये खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तम्बोली ने नीचे से चीखना चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन ही दरवाजा खोलना पड़ा। आंखें मलते हुए नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी और फिर बोहनी मुझे करानी ही पड़ी। फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक तो 2 रुपए का सफाया ही हो गया था। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया था कि मैं तो अब घर ही छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहां जा पहुंचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ था शायद ही कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश ना होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की सी आजादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर ही खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी ना, उसके मुकाबले में इन चिंताओं की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आजादी का नशा था। हर एक चीज मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वह तंबोलिन लपकी जा रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर मेरे क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का ही सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो। और मेरी घबराहट का तो अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से ही आप कर लो। उसने दूर ही से कहा, वाह बाबूजी, वाह, आप ऐसे भागे कि किसी को पता भी नहीं लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ थी। नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। जब मैं आपको यहाँ ना रहने दूंगी। बिल्कुल नहीं, अब तो मैं यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठाकर ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपये। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिससे यह दलील उसके हाथ से ही निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये है। 10 रुपये तो मैं तो शायद मरने को भी जगह ना मिलेगी यहाँ पर। मगर तम्बोलिन पर इस चकमे का भी कोई असर नहीं हुआ।
बोली, इस तरह से घर के 10 रुपये? आप आठा ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना हो तब जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए, मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा देती हूँ। मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही छोड़ कैसे सकता हूँ? पेश की किराया भी तो मैं दे चुका हूँ ना। तब मोलिन ने बड़ी ही लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपये तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपये कौन सी बड़ी बात है? यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहां और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ पर उठा कर ले आऊंगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत मेरे गले पड़ी। कहीं सचमुच ही चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लेकर आ जाए। मेरे तो जी में आया कि एक फटकार बता दूं, पर जबान इतनी बेमुरवत तो नहीं हो सकती थी। बोला मैंने, मेरा कुछ ठीक भी तो नहीं है, कब तक रहूं कब तक ना रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़ेगा। तुम न इधर की रहोगी न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप चाहते नहीं है ना? पर मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रोज यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूंगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ, चली आऊंगी। 2 मील ही तो है, आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गिलोरिया लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलोरिया ली, पैसे दिए और कुछ गश की सी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अकल कुछ काम ही नहीं करती कि इन मुसीबतों से क्यों कर अपना गला छुड़ाऊं। आखिर कैसे मुसीबत से गला छुड़ाऊं? क्या करूं, क्या कहूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह भी मुझे नजर नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरवती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो मैं जीवन भर उसका यूं ही कृतज्ञ रहूंगा। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की यह बेहद ही मजेदार कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।